हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी जानते हैं यूपी कांस्टेबल की वैकेंसीज आ चुकी हैं, इसलिए मैं आपके लिए लेके आई हूँ हिंदी के टॉप 50 क्वेश्चंस की एक सीरीज़। ये सीरीज़ टॉपिक वाइज होगी, जिससे आप क्वेश्चंस के थ्रू अपने टॉपिक्स क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से कि ऑस्ट्रिक परिवार की प्रमुख भाषा है। क्या पूछा है? ऑस्ट्रिक परिवार की प्रमुख भाषा है। ऑप्शन है तमिल, मुंडा, तिब्बती और खासी। राइट ऑप्शन है मुंडा। तो अगर हम बात करें तो भारत में 4 भाषा परिवार पाए जाते हैं। कितने? 4 भाषा परिवार पाए जाते हैं, जिनमें एक है हमारा ऑस्ट्रिक परिवार। तो चलिए इनको देख लेते हैं। 4 भाषा परिवार में कौन कौन आता है? तो आपको सबसे पहले आते हैं भारोपीय भाषा परिवार। भारोपीय भाषा परिवार, भारोपीय भाषा परिवार। सेकेंड है द्रविड़ भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार। उसके बाद आता है आपका ऑस्ट्रिक भाषा परिवार, ऑस्ट्रिक भाषा परिवार। और एक है आपका चीनी तिब्बती भाषा परिवार। यानी हमारी कितने भाषा परिवार हैं? 4 भाषा परिवार हैं। और वो कौन कौन से हैं? तो आपके हो गया भारोपीय भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार, ऑस्ट्रिक भाषा परिवार और चीनी तिब्बती भाषा परिवार। आपसे पूछा गया था ऑस्ट्रिक भाषा परिवार के बारे में, यानी इसकी प्रमुख भाषा आपसे पूछी गई थी। तो ऑस्ट्रिक परिवार की अगर प्रमुख भाषाओं की बात करें तो इसके अंतर्गत आती है आपकी मुंडा, मुंडा आती है, खासी आती है और संथाली आती है। यानी ये 3 भाषाएं किसके अंतर्गत आती हैं? आपके ऑस्ट्रिक परिवार के अंतर्गत आती हैं। तो ऑस्ट्रिक परिवार के अंतर्गत हमारी 3 भाषाएं आती हैं। कौन कौन सी हो गई? मुंडा हो गई, खासी हो गई और संथाली। तो हमारा राइट ऑप्शन है मुंडा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है दिए गए विकल्पों में से द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है? क्या पूछ रहा है आपसे? द्रविड़ परिवार की भाषा पूछी जा रही है, यानी निम्नलिखित में से द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है? तो सबसे पहले ऑप्शन हैं कन्नड़, असमिया, उड़िया और बांग्ला। तो हमारा राइट ऑप्शन है कन्नड़। कन्नड़ हमारी द्रविड़ परिवार की भाषा है। अब देख लेंगे कि इसके अलावा और कौन कौन सी द्रविड़ परिवार की भाषाएं हैं। तो इसके अलावा आती है आपकी, सबसे पहली होगी कन्नड़। कन्नड़ आपकी द्रविड़ परिवार की भाषा है। और कौन कौन सी है? तमिल हो गई, तेलुगु हो गई, तमिल, तेलुगु और मलयालम। ये सभी किसकी भाषाएं हो गई? ये सब द्रविड़ परिवार की भाषाएं हो गई। ठीक है, ये हो गया आपका द्रविड़ परिवार। ऑस्ट्रिक परिवार हो गया और द्रविड़ परिवार को आपने समझ लिया। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है एकाक्षरी भाषा परिवार से तात्पर्य है। किससे? अब आपसे पूछा गया है एकाक्षरी भाषा परिवार से तात्पर्य है। ऑप्शंस हैं रोमेटिक हैमेटिक परिवार, चीनी भाषा परिवार, कॉन्केशियन परिवार या ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार। तो राइट ऑप्शन है आपका चीनी भाषा परिवार। अगर हम एकाक्षरी भाषा परिवार की बात करें तो चीनी तिब्बती जो भाषा परिवार है उसी को एकाक्षर परिवार की भाषा कहा जाता है। यानी किसको? तो किसको कहा जाता है? चीनी एवं तिब्बती जो भाषा परिवार है, चीनी एवं तिब्बती भाषा परिवार की भाषा, चीनी एवं तिब्बती भाषा परिवार चीनी एवं तिब्बती भाषा परिवार को एकाक्षर परिवार की भाषा कहा जाता है, को एकाक्षर भाषा परिवार की भाषा कहा जाता है या फिर एकाक्षर परिवार की भाषा कहा जाता है। यानी एकाक्षर परिवार क्या हो गया? जिसमें चीनी एवं तिब्बती जो भाषा परिवार है उसको किसकी भाषा कहा जाता है? एकाक्षर परिवार की भाषा कहा जाता है। अगर हम इसके क्षेत्र की बात करें तो इसका क्षेत्र कौन सा है एकाक्षर भाषा परिवार का? तो क्षेत्र है इनके चीन, तिब्बत और म्यांमार। कहाँ कहाँ पर बोली जाती है ये? चीन, तिब्बत और म्यांमार में, चीन, तिब्बत और म्यांमार में। और यहाँ की अगर बोलियों की बात करें, कहा कि चीनी तिब्बती भाषा परिवार की अगर बोलियों की बात करें तो बोली है आपकी मणिपुरी, नागा और मिजो। मणिपुरी, नागा और मिजो, तो ये हो गई यहाँ की बोलियाँ। चलिए अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है? आर्य भाषा परिवार से, देव भाषा परिवार से, द्रविड़ भाषा परिवार से या फिर भारोपीय भाषा परिवार से? तो कन्नड़ का संबंध मैंने आपको बताया प्रीवियस क्वेश्चन में।
तो कन्नड़ का संबंध किससे है? द्रविड़ भाषा परिवार से है। और द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत और कौन कौन सी भाषाएं आती हैं? तो इसके अंतर्गत आती है आपकी तमिल आती है, तेलुगु आती है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम। यानी द्रविड़ परिवार की भाषाएं कौन कौन सी हो गई? तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम। अगर हम भारोपीय भाषा परिवार की बात करें तो भारोपीय भाषा परिवार के अंतर्गत आती है हिंदी, पंजाबी और गुजराती। हिंदी, पंजाबी और गुजराती आती है। चलिए, तो ये हो गया हमारे 4th क्वेश्चन, जिसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, द्रविड़ भाषा परिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हिंदी किस परिवार की भाषा है? ऑप्शन है सामी हामी, काकेशी, भारोपीय या फिर पापुई। तो मैंने अभी आपको बताया था हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? भारोपीय भाषा परिवार की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है? ऑप्शन है अपभ्रंश, पंजाबी, प्राकृत या फिर संस्कृत। राइट ऑप्शन है पंजाबी। हमें क्या बताना था? प्राचीन भाषा नहीं है बतानी थी। और प्राचीन भाषाओं की अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत अगर हम सबसे पहले बात करें तो संस्कृत आती है। संस्कृत से किसका विकास हुआ? उसके बाद पाली आई, पाली के बाद आती है आपकी प्राकृत, फिर संस्कृत पाली से होती हुई प्राकृत से होती हुई फिर कहाँ पहुंची? अपभ्रंश। फिर आती अपहट, और फिर किसका विकास होता है? आपकी प्राचीन हिंदी या फिर प्रारंभिक हिंदी का, प्राचीन हिंदी का विकास होता है। तो इसके अंतर्गत आपने देख लिया कौन कौन सी आ गई? संस्कृत आ गई, पाली आ गई, प्राकृत, अपभ्रंश और अपहट। फिर आपका किसका उदय हो गया? प्राचीन हिंदी का। तो इसमें ऑप्शंस पे देख लेंगे, अपभ्रंश आपकी आती है प्राचीन में, प्राकृत आती है और संस्कृत आती है। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो गया? पंजाबी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी है? क्या पूछा गया है आपसे इसमें? प्राचीन भारतीय आर्य भाषा पूछी गई है। ऑप्शन है प्राकृत, पाली, अपभ्रंश या फिर वैदिक संस्कृत। तो हमारा राइट ऑप्शन है वैदिक संस्कृत। अगर प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं की बात करें तो इसके अंतर्गत 2 आती हैं। कौन कौन सी आती है आपकी? वैदिक संस्कृत आती है, वैदिक संस्कृत आती है और लौकिक संस्कृत आती है। वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। और अगर हम इनके समय की बात करें, वैदिक संस्कृत का समय कब से कब तक माना जाता है? तो इसका समय माना जाता है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। 1000 ईसा पूर्व तक इसका समय माना जाता है। अगर लौकिक संस्कृत की बात करें तो लौकिक संस्कृत का समय माना जाता है 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। 500 ईसा पूर्व तक। इसका राइट ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर डी, वैदिक संस्कृत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल की बात हो रही है। यहाँ पर किसकी बात हो रही है? मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल की बात हो रही है। अगर इनके समय की बात करें तो आपको ऑप्शंस दे रखे हैं 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक, 1000 ईस्वी से 21वीं तक, 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक, 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। तो हमारा राइट ऑप्शन है 500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी तक इसका समय माना जाता है। अगर हम बात करें भारतीय आर्य भाषाओं के काल की, भारतीय आर्य भाषा को 3 कालों में विभक्त किया गया है। तो देख लेंगे कौन कौन से हैं 3 काल। भारतीय आर्य भाषा को 3 कालों में विभक्त किया गया है। भारतीय आर्य भाषा कितने कालों में विभक्त की गई है? 3 कालों में विभक्त की गई है। 3 कालों में। पहला है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल। दूसरा है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल। और थर्ड है आपका आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल। भारतीय आर्य भाषाओं को कितने 3 कालों में विभाजित किया गया है? प्राचीन कालीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक कालीन भारतीय आर्य भाषा। हमने मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा के समय को देख लिया। इसका समय माना जाता है 500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी तक। अब हम देखेंगे प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का समय कब से कब तक माना जाता है। तो इसका समय माना जाता है 1500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक इसका समय माना जाता है। यानी 1500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक का समय कौन सा होता है? प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का समय माना जाता है।
अब हम बात करेंगे आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के समय की। तो इसका समय माना जाता है 1000 ईस्वी से अब तक, यानी 1000 ईस्वी से 21वीं तक, यानी इसका समय हो गया 1000 ईस्वी से 21वीं तक, या फिर कहीं कहीं अब तक और मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारे आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का समय। यहाँ पर आपने तीनों भारतीय आर्य भाषाओं के समय के बारे में जान लिया और तीनों भारतीय आर्य भाषाओं के बारे में जान लिया। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के उदय के पूर्व आर्य भाषा का कौन सा रूप विद्यमान था? ऑप्शन हैं संस्कृत, प्राकृत, पाली या फिर अपभ्रंश। तो हम सबसे पहले तो इसका राइट ऑप्शन है अपभ्रंश, यानी आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के उदय के पूर्व क्या कौन सा पूर्व आर्य भाषा का कौन सा रूप विद्यमान था? तो अपभ्रंश रूप विद्यमान था। अगर हम इसमें बात करें तो अभी हमने जाना प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल के बारे में, तीनों के कालों के बारे में जाना था, यानी मध्यकालीन के बारे में भी जाना और आधुनिक के बारे में भी जाना। अब हम देखेंगे कि इनको कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल, इसके अंतर्गत हम रखते हैं वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत को। किसको किसको रखते हैं? वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत को। मैंने आपको पहले ही बताया ये वैदिक संस्कृत, और कौन सी आती है आपकी? लौकिक संस्कृत। यानी हम कह सकते हैं कि इस समय तक क्या थी? संस्कृत थी यहाँ पर, जब ये समय चल रहा था। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो फिर आता है आपका मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल। मध्यकालीन, इसमें क्या होता है? ये 3 भागों में विभाजित होता है। पहला आपका आता है प्रथम प्राकृत काल। प्रथम प्राकृत काल जिसकी भाषा क्या है? पाली। भाषा क्या है इसकी? पाली। फिर आता है द्वितीय प्राकृत काल। द्वितीय प्राकृत काल, और जिसकी भाषा क्या मानी जाती है? प्राकृत। थर्ड आता है आपका यानी तृतीय प्राकृत काल आता है। फिर तृतीय प्राकृत काल, और जिसकी भाषा क्या है? अपभ्रंश। इसको भी 2 भागों में विभाजित किया गया है, अपभ्रंश और अपहट में। अपभ्रंश और अपहट में अगर हम अपहट की बात करें तो इसको हम संक्रमणकालीन भाषा या संक्रांतिकालीन भाषा कहते हैं। संक्रमणकालीन भाषा या फिर संक्रांतिकालीन भाषा कहते हैं। उसके बाद आता है हमारा आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल। आधुनिक को हम अगेन 3 भागों में विभाजित करते हैं। कितने? 3 भागों में विभाजित करते हैं। सबसे पहला आता है आपका प्राचीन हिंदी, फिर आती है आपकी मध्यकालीन हिंदी, उसके बाद आता है आपका आधुनिक हिंदी। अगर आप इसको समझ लेंगे तो आगे आपके एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। तो ये हो गया प्राचीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी और आधुनिक हिंदी। तो हम देखेंगे, हमसे क्वेश्चन किया गया था कि आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के उदय के पूर्व आर्य भाषा का कौन सा रूप विद्यमान था। तो हमने देखा ये है हमारी आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, और इससे पहले क्या चल रहा था? यहाँ पर तृतीय प्राकृत काल चल रहा था, और जिसकी भाषा क्या थी? अपभ्रंश। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो गया? अपभ्रंश। और यहाँ पर आपने जाना प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं के बारे में, जिसके अंतर्गत आपकी क्या आती है? वैदिक संस्कृत आती है और लौकिक संस्कृत आती है, जिसमें मैंने आपसे पहले क्वेश्चन किया था कि प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं को, इससे पहले आपने जो क्वेश्चन किया था कि प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है, तो उसमें आपसे पूछा गया था इन्हीं के बारे में, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत के बारे में। अगर हम मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल की बात करें तो इसे 3 भागों में विभाजित किया गया। प्रथम प्राकृत काल जिसमें आपकी पाली भाषा बोली जाती थी, द्वितीय प्राकृत काल प्राकृत भाषा बोली जाती थी, और थर्ड है आपका तृतीय प्राकृत काल जिसमें अपभ्रंश बोली जाती थी। यानी हिंदी से पहले संस्कृत थी, उसके बाद पाली आई, पाली से प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर अपभ्रंश होती हुई आपकी कहाँ पर आ गई? प्राचीन हिंदी तक पहुंचे हम लोग। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास किससे हुआ है? आपसे पूछ रहा है कि आधुनिक जो भारतीय भाषाएं हैं उनका विकास किससे हुआ है? अवधि से, अपभ्रंश से, खड़ी बोली से या फिर ब्रिज भाषा से? तो हमारा राइट ऑप्शन है अपभ्रंश, मैंने अभी आपको बताया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे मानी गई है? क्या पूछ रहे हैं आपसे कि हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे मानी गई है? मागधी अपभ्रंश से, अर्धमागधी अपभ्रंश से, खस अपभ्रंश से या फिर सौरसेनी अपभ्रंश से? तो हमारा राइट ऑप्शन है सौरसेनी अपभ्रंश।
हम देख लेंगे सौरसेनी अपभ्रंश के बारे में। तो सौरसेनी अपभ्रंश की अगर बात करें तो सौरसेनी अपभ्रंश से विकास होता है पश्चिमी हिंदी का। सौरसेनी अपभ्रंश से विकास होता है किसका? पश्चिमी हिंदी का। पश्चिमी हिंदी का विकास होता है सौरसेनी अपभ्रंश से। सौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी का विकास होता है। राजस्थानी हिंदी का विकास होता है और गुजराती हिंदी का विकास माना जाता है। यानी सौरसेनी अपभ्रंश से इन तीनों हिंदियों का विकास होता है। किस किसकी? पश्चिमी हिंदी का विकास होता है, राजस्थानी हिंदी का विकास होता है, गुजराती हिंदी का विकास माना जाता है। अब हम यहाँ पर देखेंगे पश्चिमी हिंदी के बारे में। अगर पश्चिमी हिंदी की बोलियों की बात करें तो इसमें 5 बोलियां होती हैं। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 बोलियां बोली जाती हैं। कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहली है आपकी बुंदेली। बुंदेली। सेकंड है कन्नौजी। बुंदेली, कन्नौजी। ब्रिजभाषा। ब्रिजभाषा। ब्रिजभाषा को हम और किस अन्य नाम से जानते हैं? तो इसे हम कौरवी के नाम से और जानते हैं। फोर्थ कौन सी है? फोर्थ है आपकी खड़ी बोली। थर्ड है आपकी खड़ी बोली। खड़ी बोली। और खड़ी बोली को हम किस नाम से जानते हैं? तो खड़ी बोली को हम कौरवी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? कौरवी के नाम से जानते हैं। फोर्थ है हमारी ब्रिजभाषा और फिफ्थ है हरियाणवी। हरियाणवी जिसे हम बांगरू भी कहते हैं। हरियाणवी को हम किसके नाम से जानते हैं? बांगरू के नाम से भी जानते हैं। अगर हम बात करें कि कौरवी, खड़ी बोली को कौरवी नाम किसने दिया? तो खड़ी बोली को कौरवी नाम दिया है राहुल सांकृत्यायन ने। किसने? राहुल सांकृत्यायन ने दिया था ये नाम। तो ये हो गया आपका सौरसेनी अपभ्रंश। सौरसेनी अपभ्रंश से किसका विकास माना जाता है? तो पश्चिमी हिंदी का विकास माना जाता है, और जिसके अंतर्गत राजस्थानी हिंदी भी आती है और गुजराती हिंदी भी आती है। अगर पश्चिमी हिंदी की बोलियों की बात करें तो इसके अंतर्गत 5 बोलियां बोली जाती है। कौन कौन सी? बुंदेली, कन्नौजी, खड़ी बोली, ब्रिजभाषा और हरियाणवी। हरियाणवी को हम बांगरू बोलते हैं और खड़ी बोली को हम कौरवी बोलते हैं। और कौरवी नाम किसने दिया था? तो राहुल सांकृत्यायन ने दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। खड़ी बोली निकली है। तो अगर आपने इससे पहले वाला क्वेश्चन अच्छे से समझा होगा तो आप ये इजीली कर पाएंगे। तो आपसे पूछा गया है इसमें कि खड़ी बोली निकली है किससे? तो ऑप्शन है पूर्वी हिंदी से, बिहारी हिंदी से, पश्चिमी हिंदी से या फिर राजस्थानी हिंदी से। तो खड़ी बोली निकली है पश्चिमी हिंदी से। और आप जानते हैं पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियां आती हैं? 5 बोलियां आती हैं। और अभी मैंने आपको बताई थी कौन कौन सी थी? बुंदेली थी, कन्नौजी, खड़ी बोली, ब्रिजभाषा और हरियाणवी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है? ऑप्शन है सौरसेनी अपभ्रंश से, ब्रिजभाषा से, मागधी से या फिर ब्राचर से। तो आप जानते हैं कि हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है? सौरसेनी अपभ्रंश से। सौरसेनी अपभ्रंश आप जान चुके हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है, तो हिंदी भाषा की उत्पत्ति किससे मानी जाती है? वैदिक संस्कृत से, सौरसेनी अपभ्रंश से, लौकिक संस्कृत से या फिर प्राकृत से। तो आप जानते हैं इसका राइट ऑप्शन क्या है? हिंदी भाषा की उत्पत्ति किससे मानी जाती है? सौरसेनी अपभ्रंश से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ब्रिज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है? किससे? ब्रिज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है ये बताना है। ऑप्शन है सौरसेनी, मागधी, पैसाची या फिर अर्धमागधी। तो आप जानते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा? सौरसेनी अपभ्रंश होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। खड़ी बोली हिंदी का विकास किस भाषा से हुआ है? ब्रज भाषा से, अवधी से, दक्षिणी हिंदी से या फिर अपभ्रंश से। आपसे अगर हिंदी बोले या फिर खड़ी बोली हिंदी बोले तो सबका विकास किससे हुआ है? अपभ्रंश से हुआ है। किससे? अपभ्रंश से माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? सेम वही क्वेश्चन, मागधी अपभ्रंश से, अर्धमागधी अपभ्रंश से, सौरसेनी से या फिर पैसाची से। तो आप जानते हैं हिंदी खड़ी बोली की किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? सौरसेनी अपभ्रंश से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बिहारी हिंदी का विकास किस प्राकृत या अपभ्रंश से माना गया है? किसका पूछा गया है यहाँ पर? बिहारी हिंदी का। अभी तक आपसे क्वेश्चन किससे चल रहे थे? अभी तक आपसे सारे क्वेश्चन किससे थे? सौरसेनी अपभ्रंश से पूछे जा रहे थे। आप देखेंगे हम दूसरे अपभ्रंश के बारे में। तो आपसे पूछा गया है कि बिहारी हिंदी का विकास किस प्राकृत या अपभ्रंश से माना जाता है? ऑप्शन है सौरसेनी अपभ्रंश से, अर्धमागधी अपभ्रंश से,
मागधी अपभ्रंश से या फिर पैसाची अपभ्रंश से? तो हमारा राइट ऑप्शन है मागधी अपभ्रंश से। बिहारी हिंदी का विकास किससे माना जाता है? मागधी अपभ्रंश से। तो अगर हम मागधी अपभ्रंश की बात करें तो मागधी अपभ्रंश से किसका विकास हुआ है? बिहारी हिंदी का विकास हुआ है। किसका? बिहारी हिंदी का विकास हुआ है मागधी अपभ्रंश से। और इसके अंतर्गत 3 बोलियां बोली जाती हैं। कितनी? 3 बोलियां बोली जाती हैं। वह कौन कौन सी हैं? तो 3 बोलियां हैं। सबसे पहली है आपकी मगही, मगही, मैथिली, मगही, मैथिली और भोजपुरी। ये हो गई यहाँ की 3 बोलियां जो आपसे पूछी जाती हैं। आपसे पूछ सकता है कि भोजपुरी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो आप कहेंगे मागधी अपभ्रंश से माना जाता है। ठीक है, तो आपकी मगही हो गई, मैथिली हो गई और भोजपुरी। अब इनका विकास किससे हुआ है? बिहारी हिंदी से। और ये किस अपभ्रंश के अंतर्गत आती है? मागधी अपभ्रंश के। सौर सेनी आप जानते हैं। अब बात कर लेते हैं अर्धमागधी अपभ्रंश की। तो अर्धमागधी अपभ्रंश से विकास हुआ है आपका पूर्वी हिंदी का। किसका? पूर्वी हिंदी का विकास माना जाता है अर्धमागधी अपभ्रंश से, पूर्वी हिंदी का। इसके अंतर्गत भी आपकी 3 बोलियां आती हैं। कितनी? 3 बोलियां आती हैं। और वह कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहली आती है अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। तो ये हो गई पूर्वी हिंदी की बोलियां। अभी तक जितने भी क्वेश्चंस लिए वो सारे इंपॉर्टेंट हैं। ये अलग अलग एग्जाम्स में आए हुए हैं और मैं आपको एक एक चीज़ अच्छे से क्लियर करती जा रही हूँ कि किसकी कितनी बोलियां हैं। तो आप यहीं से अच्छे से साथ साथ लर्न भी करते जाइए, तो आप फिर आगे जाके आप क्वेश्चंस इजीली कर पाएंगे। एक बार आप कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, आगे क्वेश्चन आराम ईजिली हो जाते हैं आपके। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भोजपुरी बोली की उत्पत्ति हुई है, मैंने अभी आपको बताया था ये। तो भोजपुरी बोली की उत्पत्ति किससे हुई है ये बताना है हमको। ऑप्शन है अर्धमागधी अपभ्रंश से, मागधी अपभ्रंश से, सौर सेनी अपभ्रंश से या फिर ब्राह्मण अपभ्रंश से। तो बताएं, इसका राइट ऑप्शन है मागधी अपभ्रंश से। किससे उत्पत्ति मानी जाती है भोजपुरी बोली की? मागधी अपभ्रंश से। और मागधी अपभ्रंश मैं आपको अच्छे से समझा चुकी हूँ। चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर देख लेंगे हम ब्राह्मण अपभ्रंश को। अगर ब्राह्मण अपभ्रंश की बात करें तो इससे विकास होता है आपकी पंजाबी हिंदी का। किसका होता है? पंजाबी हिंदी का विकास होता है। और इसकी भी कितनी? 3 बोलियां हैं। कितनी? 3 बोलियां हैं इसकी भी। तो वो कौन कौन सी हैं? तो वह हैं आपकी, सबसे पहली है पंजाबी, पंजाबी, सिंधी, पंजाबी, सिंधी और लहंदा। तो ये हो गए आपके अपभ्रंश और इनसे जितने क्वेश्चन बन सकते थे वो सब मैंने आपको बता दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पूर्वी हिंदी वर्ग की बोलियों का विकास किससे माना गया है? हमें क्या बताना है कि पूर्वी हिंदी वर्ग की बोलियों का विकास किससे माना गया है? सौर सेनी अपभ्रंश से, मागधी अपभ्रंश से, अर्धमागधी अपभ्रंश से या फिर नागर अपभ्रंश से। अगर आपने अभी पूर्वी हिंदी अच्छे से समझा होगा तो ये आप इजीली कर पाएंगे। तो पूर्वी हिंदी का विकास किससे माना जाता है? अर्धमागधी अपभ्रंश से। किससे? अर्धमागधी अपभ्रंश से। और आप जानते हैं अर्धमागधी अपभ्रंश इसके अंतर्गत आपकी आती है पूर्वी हिंदी। और पूर्वी हिंदी से कितनी बोलियां बताई गई हैं? 3 बोलियां बताई गई हैं। कौन कौन सी? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। पूर्वी हिंदी का विकास इनमें से किस अपभ्रंश से हुआ? तो अभी आपने बताया अर्धमागधी अपभ्रंश से। सेम वही क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखेंगे, हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित हुआ है? तो सबसे पहले तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित हुआ है? ऑप्शन है खड़ी बोली, अवधी, ब्रिजभाषा या फिर। तो हमारा राइट ऑप्शन है खड़ी बोली। क्या है? हिंदी का मानक रूप किससे विकसित हुआ है? खड़ी बोली से विकसित हुआ है। अब आप जानते हैं कि खड़ी बोली किसके अंतर्गत आती है? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत आती है? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। और इसके अंतर्गत कितनी बोलियां बोली जाती हैं? इसके अंतर्गत 5 बोलियां बोली जाती हैं। कितनी? 5 बोलियां बोली जाती हैं। और पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है अगर पूछा जाएगा आपसे? तो सौर सेनी अपभ्रंश से माना जाता है। किससे? सौर सेनी अपभ्रंश से माना जाता है। पश्चिमी हिंदी का विकास किससे हुआ है? सौर सेनी अपभ्रंश से। और इसके अंतर्गत कितनी बोलियां बोली जाती है? 5 बोलियां बोली जाती हैं। और वह कौन कौन सी हैं? तो आप जानते हैं, मैं आपको बता चुकी हूँ। बुंदेली, कन्नौजी, बुंदेली हो गई, कन्नौजी हो गई और खड़ी बोली। खड़ी बोली मैं आपको बार बार इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको ये लर्न हो जाए, यही लोगों को इजीली लर्न नहीं होती है। खड़ी बोली, उसके बाद आती है आपकी ब्रिजभाषा और फिर हरियाणवी। तो ये हो गई 5 प्रमुख बोलियां जो आपकी पश्चिमी हिंदी से संबंधित हैं। चलिए अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। और आप जानते हैं
रागड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? आपसे पूछ रहा है कि रागड़ी जो बोली है वह कहाँ बोली जाती है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनके कॉन्सेप्ट नहीं आपको डायरेक्ट लर्न करने होते हैं। तो रागड़ी बोली कहाँ बोली जाती है ये देख लेंगे, उत्तर प्रदेश में, केरल में, मध्य प्रदेश में या फिर हरियाणा में। तो इसका राइट ऑप्शन है हरियाणा। रागड़ी बोली आपकी कहाँ पर बोली जाती है? हरियाणा में बोली जाती है। और यहाँ पर एक और बोली बोली जाती है बांगर। तो आपके हरियाणा में कौन कौन सी बोली बोली जाती है? रागड़ी बोली जाती है और बांगर बोली जाती है। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि हरियाणवी को हम क्या बोलते हैं? बांगरू, और बांगरू से बांगर। ठीक है, तो रागड़ी और बांगर हो गई आपकी कहाँ की? हरियाणा की बोली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए, सूरदास ने किस भाषा में सूर सागर की रचना की थी? सूरदास ने किस भाषा में सूर सागर की रचना की थी? ऑप्शन है अवधी, राजस्थानी, खड़ी बोली या फिर ब्रिज भाषा में। तो सूर सागर की रचना हुई है आपकी किसमें? ब्रिज भाषा में। किसमें हुई है? ब्रिज भाषा में। और अगर हम सूर सागर की बात करें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ऐसा मानते हैं। कौन मानते हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी मानते हैं कि सूर सागर जो है वह क्या है? ब्रिज भाषा की पहली रचना मानी जाती है। सूर सागर ब्रिज भाषा की पहली रचना मानी जाती है। ब्रिज भाषा की पहली रचना मानते हैं कौन? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो ये हो गया आपका, इसका राइट ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर डी, ब्रिज भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। सूरदास और नंददास की काव्य रचनाओं की भाषा कौन सी है? आपसे पूछ रहा है कि सूरदास और नंददास की काव्य रचनाओं की भाषा कौन सी थी? ऑप्शन है प्राकृत भाषा, ब्रज भाषा, खड़ी बोली या फिर संस्कृत। तो अगर आप सूरदास जानते होंगे तो आप इसे इजीली कर लेंगे। तो सूरदास की अभी मैंने आपको बताई थी ब्रज भाषा। सूरदास की सूर सागर किस भाषा में लिखी गई है? ब्रज भाषा में लिखी गई है। यानी सूरदास किस भाषा में रचना करते थे? ब्रज भाषा में। तो इसी तरह से नंददास भी किस भाषा में रचना करते थे? ब्रज भाषा में। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो गया? ब्रज भाषा। यानी सूरदास और नंददास की काव्य रचनाओं की भाषा कौन सी है? ब्रज भाषा है। अगर हम सूरदास की रचनाओं की बात करें, सूरदास की रचनाओं की बात करें तो इसमें आपकी सबसे पहली आती है सूर सागर। कौन कौन सी है? सूर सागर। नेक्स्ट है सूर सारावली, सूर सारावली। और है साहित्य लहरी। तो ये हो गई आपकी सूरदास की रचनाएं। कौन कौन सी है? सूर सागर है, सूर सारावली और साहित्य लहरी है। चलिए अब देख लेंगे नंददास की प्रमुख रचनाएं। तो नंददास की अगर रचनाओं की बात करें तो इसमें आपकी आती है, इनकी प्रमुख पुस्तकों में है रास पंचाध्यायी। कौन सी है? रास पंचाध्यायी। रास पंचाध्यायी, रूपमंजरी, रूपमंजरी, रसमंजरी और भंवर गीत। तो ये हो गई नंददास की रचनाएं, भंवर गीत। तो ये हो गई नंददास की रचनाएं कौन कौन सी? रास पंचाध्यायी, रूपमंजरी, रसमंजरी और भंवर गीत। और सूरदास की रचनाएं कौन कौन सी हो गई? सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मथुरा, आगरा, धौलपुर, यहाँ पर मथुरा होगा, मथुरा, आगरा, धौलपुर, ग्वालियर आदि क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी बोली बोली जाती है? ऑप्शन है ब्रजभाषा, अवधी, खड़ी बोली या फिर बांगरू। तो हमारा राइट ऑप्शन है ब्रजभाषा। आप जानते हैं मथुरा में कौन सी भाषा बोली जाती है? ब्रजभाषा बोली जाती है। अगर हम ब्रजभाषा के प्रमुख कवियों की बात करें, ब्रजभाषा के प्रमुख कवियों की बात करें तो इसमें कौन कौन से आ जाते हैं? आपके प्रमुख कवि की बात करें तो इसके अंतर्गत आते हैं आपके सूरदास। सबसे पहले बात आती है सूरदास की, रहीम, रसखान और बिहारी। ये सब किस भाषा में रचना करते थे? ये सभी ब्रज भाषा में रचना करते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इनमें से कौन सी बोली मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियों में से नहीं है? बतानी है। क्या मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियों में से नहीं है वो बतानी है। तो आपके ऑप्शंस है मालवी, निमाड़ी, बुंदेली और बांगर। तो हमारा राइट ऑप्शन है बांगर। अगर हम बांगर की बात करें तो मैंने आपको क्या पढ़ाया था? हरियाणवी पढ़ाया था, जिसमें मैंने आपको बांगरू के बारे में बताया था। या फिर बांगर लिखा हो या फिर बांगरू। ठीक है, बांगर या फिर बांगरू। तो इसको हम क्या, कहाँ की भाषा है? ये हरियाणा की है। कहाँ की है? हरियाणा की। तो ये तो क्लियर हो गया कि ये मध्य प्रदेश की नहीं है। ठीक है, तो बांगर या बांगरू आपकी कहाँ की हो गई? हरियाणा की हो गई। और जो भाषाएं हैं वह कहाँ की हैं? आपकी मध्य प्रदेश की हैं। बुंदेली आप जानते हैं कहाँ पर बोली जाती है? मध्य प्रदेश में। ये भी आपकी मध्य प्रदेश की हो गई। और मालवी भी आपकी कहाँ की हो गई?
मध्य प्रदेश की बोली हो गई। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरसागर किस भाषा की रचना है? तो ऑप्शंस हैं अवधी, ब्रज, बुंदेली या फिर छत्तीसगढ़ी। तो आप जानते हैं सूरसागर किस भाषा की रचना है? ब्रज भाषा की रचना है। और ये रचना किसकी है? सूरदास की है। सूरसागर किसकी रचना है? सूरदास की है। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रज भाषा हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? बताएंगे जल्दी से। ब्रज हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? ऑप्शंस हैं पहाड़ी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी हिंदी। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या है? पश्चिमी हिंदी। आप जानते हैं ब्रज भाषा किसके अंतर्गत आती है? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। इसके अंतर्गत कितनी बोलियां आती हैं? तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 बोलियां आती हैं। आपको पता है ब्रज भाषा भी उसी के अंतर्गत आती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मथुरा और वृंदावन में प्रमुखता कौन सी भाषा बोली जाती है? और मुझे लगता है ये क्वेश्चन सबको आता होगा। मथुरा और वृंदावन में प्रमुखता कौन सी भाषा बोली जाती है? ऑप्शंस हैं संस्कृत, मारवाड़ी, ब्रज भाषा या फिर मराठी। तो मथुरा में कौन सी भाषा बोली जाती है? ब्रज भाषा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बांगरू किस उपभाषा वर्ग की बोली है? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है बांगरू के बारे में कि बांगरू किस उपभाषा वर्ग की बोली है? पश्चिमी हिंदी की, पूर्वी हिंदी की, बिहारी हिंदी की और पहाड़ी हिंदी की। ये मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ। तो ये किसकी बोली है? पश्चिमी हिंदी की है। किसकी है? पश्चिमी हिंदी की है। और आप जानते हैं इसका अन्य नाम क्या है? बांगरू को हम किस नाम से और जानते हैं? हरियाणवी के नाम से जानते हैं। हरियाणवी के नाम से जानते हैं। और ये कहाँ पर बोली जाती है? ये हरियाणा में बोली जाती है। कहाँ पर बोली जाती है? हरियाणा में बोली जाती है। चलिए, और पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आप जानते हैं कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं? इसके अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती हैं? तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है आपकी अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी आती है। चलिए, और आप जानते हैं बिहारी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी आती है? मगही आती है, मैथिली आती है, और कौन सी आती है? मगही, मैथिली और भोजपुरी आती है। मगही, मैथिली और भोजपुरी। और पहाड़ी हिंदी की अगर बात करें तो पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी आती है? पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत आती है आपकी मंडयाली। पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत आती है आपकी मंडयाली, कुमायूनी, मंडयाली, कुमायूनी और गढ़वाली। इसके अंतर्गत भी 3 भाषाएं आती हैं। चलिए, बोलियां आती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, हरियाणवी या फिर बांगरू जो बोली है वह किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? हरियाणवी या फिर बांगरू बोली तो किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? ऑप्शंस है पश्चिमोत्तर सौरसेनी अपभ्रंश से, अर्धमागधी अपभ्रंश से, नागर अपभ्रंश से या फिर मागधी अपभ्रंश से। तो अभी मैंने आपको बताया हरियाणवी किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? पश्चिमोत्तर सौरसेनी अपभ्रंश से। यानी इसका विकास किससे माना जाता है? सौरसेनी अपभ्रंश से। और सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत आपकी पश्चिमी हिंदी आती है और पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आपकी हरियाणवी आती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, औचड़ को खड़ी बोली में क्या बोलते हैं? आपसे पूछ रहा है कि औचड़ को खड़ी बोली में क्या बोलते हैं? ऑप्शंस हैं जोरदार, कमज़ोर, बहुत सस्ता और बहुत धीमा। तो औचड़ को खड़ी बोली में हम बोलते हैं जोरदार। कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको सीधे लर्न करनी है। ठीक है, इनका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, औते रहिएंगे को खड़ी बोली में क्या बोलते हैं? किसको पूछ रहा है? औते रहिएंगे को खड़ी बोली में क्या कहते हैं? तो ऑप्शंस हैं दूसरी जगह रहेंगे, आते ही रहें या जाते ही रहेंगे या फिर जाते रहें। तो औते रहेंगे का क्या मतलब है? आते ही रहें। हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि ईर्खा को खड़ी बोली में क्या कहते हैं? क्या पूछा है? ईर्खा को खड़ी बोली में क्या कहते हैं? ईर्खा को खड़ी बोली में क्या कहते हैं? देखो, देखना, ये देखो या फिर ईर्ष्या। तो ईर्खा को खड़ी बोली में हम बोलते हैं ईर्ष्या। क्या बोलते हैं? ईर्ष्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इनमें से कौन सी है? हमको ये बताना है। क्या बताना है कि पश्चिमी हिंदी की सबसे प्रमुख बोली कौन सी है? ब्रजभाषा है, खड़ी बोली, बांगरू या फिर बुंदेली। तो हमारा राइट ऑप्शन है ब्रजभाषा। यहाँ पर कौन सी भाषा बोली जाती है? पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली कौन सी है? ब्रजभाषा है। और आप जानते हैं ब्रजभाषा कहाँ पर बोली जाती है? अगर हम इसके क्षेत्रों की बात करें तो ब्रजभाषा आपकी कहाँ पर बोली जाती है? आगरा में बोली जाती है। कहाँ पर? आगरा में बोली जाती है, मथुरा में बोली जाती है। आगरा, मथुरा, वृंदावन, अलीगढ़, धौलपुर, मैनपुरी, एटा और बदायूं। यहाँ पर ये कौन सी भाषा बोली जाती है? आपकी ब्रज भाषा बोली जाती है। और कहाँ कहाँ बोली जाती है? बरेली में भी आपकी ब्रज भाषा बोली जाती है।
और इसके आसपास के क्षेत्रों में भी, ठीक है। ब्रजभाषा आपकी बोली जाती है आगरा में, मथुरा, वृंदावन, अलीगढ़, धौलपुर, मैनपुरी, एटा, बदायूं और बरेली क्षेत्र के आसपास। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। ब्रजभाषा का क्षेत्र कौन नहीं है बताना है। तो ब्रजभाषा का क्षेत्र कौन नहीं है हमको ये बताना है। तो अगर आपने इससे पहले वाला क्वेश्चन अच्छे से समझा हो तो आप ये इजीली कर पाएंगे। हमारे ऑप्शंस हैं धौलपुर, सरगुजा, मथुरा या फिर आगरा। तो ब्रजभाषा हमारी कहाँ पर बोली जाती है? अभी आपको बताया मैंने कि मथुरा में बोली जाती है, आगरा में बोली जाती है, वृंदावन में, धौलपुर में। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो गया हमारा? सरगुजा हो गया। क्या हो गया? सरगुजा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ब्रजभाषा है पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, पश्चिमी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। तो ब्रजभाषा कौन सी है? पश्चिमी हिंदी। ये मैं बहुत बार आपको बता चुकी हूँ अभी तक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। तो आपसे पूछा गया है कि ग्वालियर की बोली है, ऑप्शन है बुंदेली, खड़ी बोली, ब्रजभाषा और कन्नौजी। तो हमारा राइट ऑप्शन है बुंदेली। ग्वालियर में कौन सी भाषा बोली जाती है? बुंदेली। और आप जानते हैं कि बुंदेली कहाँ की भाषा है? बुंदेलखंड की। कहाँ की है? बुंदेलखंड की बोली है। बुंदेली कहाँ की है? बुंदेलखंड की बोली है। और अगर इसके क्षेत्रों की बात करें, अगर बुंदेली कहाँ कहाँ पर बोली जाती है, तो बुंदेली आपकी बोली जाती है झांसी में बोली जाती है। झांसी, जालौन, हमीरपुर, झांसी, जालौन, हमीरपुर और ग्वालियर के पूर्वी क्षेत्र में। कहाँ पर? ग्वालियर के पूर्वी क्षेत्र में। तो झांसी में बोली जाती है, जालौन में बोली जाती है और हमीरपुर में और ग्वालियर में आपकी बुंदेली बोली जाती है। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। और इससे पहले वाला अगर क्वेश्चन आप अच्छे से समझोगे तो क्वेश्चन ईजिली कर पाएंगे। तो आपसे पूछा जा रहा है कि झांसी, जालौन, हमीरपुर में कौन सी बोली प्रचलित है। तो ऑप्शन है बुंदेली, ब्रजभाषा, कन्नौजी या फिर मालवी। तो अभी मैंने आपको बताया था कि झांसी, जालौन, हमीरपुर और आपका ग्वालियर में कौन सी बोली बोली जाती है? बुंदेली बोली जाती है। तो हमारा राइट ऑप्शन बुंदेली हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ध्रुपद गायन का संबंध किस भाषा से? हमें क्या बताना है कि ध्रुपद गायन जो है इसका संबंध किस भाषा से? ऑप्शंस हैं ब्रजभाषा, राजस्थानी, अवधी या फिर खड़ी बोली। तो हमारा राइट ऑप्शन है ब्रजभाषा। ध्रुपद गायन किस भाषा में हुआ है? ब्रजभाषा में हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सही युग्म को चुनिए। यहाँ पर होगा सही युग्म को चुनिए, यानी हमें इनमें से एक ऐसा युग्म बताना है जो सही है, ठीक है। तो पश्चिमी हिंदी आपकी किससे मैच की गई है? खड़ी बोली से। क्या पश्चिमी हिंदी खड़ी बोली के अंतर्गत आती है? तो खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। तो हाँ, पश्चिमी हिंदी खड़ी बोली के अंतर्गत आती है, ठीक। यानी खड़ी बोली आपकी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है, जिसको हम कौरबी भी कहते हैं, ठीक है। ये हमारा नेक्स्ट है बिहारी हिंदी के अंतर्गत आपकी मारवाड़ी आती है। तो बिहारी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है, तो मारवाड़ी नहीं आती है, ठीक। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत क्या गढ़वाली आती है? तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आपकी कौन कौन सी आती है? अवधी आती है, बघेली आती है और छत्तीसगढ़ी आती है। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी आती है। और बिहारी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी आती थी? तो इसके अंतर्गत आती है आपकी मगही, मैथिली और भोजपुरी। मगही, मैथिली और भोजपुरी। अगर पहाड़ी हिंदी की बात करें तो पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत बघेली आती है? नहीं, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। तो पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत क्या क्या आता है? पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत आती है आपकी मंडियाली, गढ़वाली, मंडियाली, गढ़वाली और कुमाऊनी, ठीक है। ये हो गई यहाँ की बोलियाँ। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो गया? पश्चिमी हिंदी, जिसके अंतर्गत आपकी खड़ी बोली आती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। खड़ी बोली या फिर ब्रज भाषा किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? तो ये आप जानते हैं, खड़ी बोली या ब्रज भाषा किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? ऑप्शन हैं पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी या फिर पहाड़ी हिंदी। तो खड़ी बोली और ब्रज भाषा आपके किसके अंतर्गत आती है? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। हमारा राइट ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी हिंदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इनमें से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? हमें ये बताना है कि कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, बतानी है। तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन हैं बघेली, ब्रज बोली, बुंदेली या फिर कन्नौजी। तो बघेली आपकी कहाँ की है? बघेली, तो आप जानते हैं बघेली किसकी है? पूर्वी हिंदी की बोली है। किसकी? पूर्वी हिंदी की बोली है। ब्रज बोली कहाँ की है? ब्रज बोली आपकी पश्चिमी हिंदी की है, पश्चिमी हिंदी की। और बुंदेली कहाँ? और बुंदेली कहाँ की है? तो ये भी आपकी पश्चिमी हिंदी की बोली है। कहाँ की? पश्चिमी की। और कन्नौजी कहाँ की है? तो ये भी आपकी पश्चिमी हिंदी की बोली है। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो गया? बघेली, क्योंकि ये कहाँ की बोली है? पूर्वी हिंदी की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
निम्नलिखित में कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, हमें ये बताना है कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। सेम वही क्वेश्चन। तो ब्रजभाषा, कन्नौजी, बांगरू या फिर डोगरी। तो आप जानते हैं ऑप्शंस हैं ब्रजभाषा, कन्नौजी, बांगरू या फिर डोगरी। तो आप जानते हैं ब्रजभाषा भी आपकी पश्चिमी हिंदी की बोली है, कन्नौजी भी आपकी पश्चिमी हिंदी की बोली है और बांगरू भी। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो गया, डोगरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से एक पश्चिमी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है। सेम वही क्वेश्चन। कन्नौजी, छत्तीसगढ़ी, ब्रजभाषा या फिर खड़ी बोली। तो इसके अंतर्गत कौन सी आती है आपकी पश्चिमी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है, ये बताना है हमें। तो आप जानते हैं कि कन्नौजी, ब्रजभाषा और खड़ी बोली आपकी कहाँ की है, पश्चिमी हिंदी वर्ग की बोलियाँ हैं। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो गया, छत्तीसगढ़ी हो गया। क्या हो गया, छत्तीसगढ़ी। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपसे पूछता है कि पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियाँ हैं। तो मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ अभी तक। पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियाँ हैं, 3, 5, 4 या फिर 2। तो पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियाँ हैं, 5 बोलियाँ हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पश्चिमी हिंदी में कौन बोली है, ये बताना है हमको। तो आप जानते हैं मगही, मैथिली। मगही और मैथिली आपकी किसके अंतर्गत आती है, मगही और मैथिली आपकी किसके अंतर्गत आती है, बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है। अवधी आपकी किसके अंतर्गत आती है, ये आपकी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। और कन्नौजी आपकी किसके अंतर्गत आती है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। तो हमारा राइट ऑप्शन हो गया कन्नौजी। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है बतानी। खड़ी बोली, कन्नौजी, ब्रजभाषा और अवधी। तो हम जानते हैं कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी आती है, आपकी बुंदेली आती है, कन्नौजी आती है, खड़ी बोली आती है और ब्रजभाषा आती है। तो ये हो गई हमारी पश्चिमी हिंदी की बोलियाँ। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो गया, अवधी। चलिए अवधी किसकी है, तो अवधी आप जानते हैं किसकी, पूर्वी हिंदी की बोली है। किसकी है, पूर्वी हिंदी की बोली है। और कौन कौन सी होती है अवधी, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। कन्नौजी हिंदी की किस उपभाषा की एक बोली है, आपको बताना है कन्नौजी किस उपभाषा की एक बोली है, पूर्वी हिंदी की, पश्चिमी हिंदी की, राजस्थानी हिंदी की या फिर पहाड़ी हिंदी की। तो आप जानते हैं किसकी है, पश्चिमी हिंदी की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और यही हमारा लास्ट क्वेश्चन है। खड़ी बोली हिंदी की उत्पत्ति हुई है, आपको बताना है कि खड़ी बोली जो है इसकी उत्पत्ति हुई है, किससे हुई है, मागधी अपभ्रंश से, अर्धमागधी अपभ्रंश से या फिर सौरसेनी अपभ्रंश से या फिर पैसाठी अपभ्रंश से। तो आप जानते हैं किसके बारे में, खड़ी बोली की उत्पत्ति किससे हुई है, सौरसेनी अपभ्रंश से। और सौरसेनी अपभ्रंश से किसकी उत्पत्ति हुई थी, पश्चिमी हिंदी की। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 बोली आती हैं जिसमें से आपकी खड़ी बोली है। ठीक है, तो ये हो गया आपके हिंदी के टॉप 50 क्वेश्चन। आई होप आपका जो भाषा और बोलियों से जो भी आपके क्वेश्चंस में डाउट रहती होगी वो आप आज क्लियर हो गई होगी। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टॉप 50 क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।